देखिए, नेक्स्ट चैप्टर बाबू आपका है अमंडा। अमंडा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। अमंडा जो है वो एक नाम है छोटी सी लड़की का, नेम ऑफ ए लिटिल गर्ल। यानी इस कहानी में एक छोटी सी, इस पोम में एक लड़की है जिसका नाम है अमंडा। अमंडा जो है वो परेशान है अपनी मदर से, यानी अपनी माँ से। दरअसल उसकी माँ क्या करती है, तो उसकी माँ उसकी हर गलतियों पर पॉइंट आउट करती है। मतलब जब गलतियां वो करती है तो पॉइंट आउट करती है। तो इस पोम में जो अमंडा की माँ होती है उसको उसकी गलतियों पर टोकती है, और टोकने से जो अमंडा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आमतौर पर हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि लगातार हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स जब किसी काम के लिए टोकते और इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हम अक्सर कुछ हद तक पेरेंट्स भी गलती करते हैं कि एक बात के लिए पूरा दिन बोलते रहते हैं। जैसे मान लो स्कूल नहीं गए, तब जब देखेंगे जब ना क्यों पढ़ा है, 5 मिनट में फिर कहेंगे ना क्यों पढ़ा है। मतलब पूरे दिन उसी को टॉर्चर किया करते हैं। क्या इतना टॉर्चर करना एक बच्चे के लिए अच्छी चीज़ है? नहीं। ठीक है, हम गलती जितनी करें हमको डांट भी उतनी मिले, और जब ज़्यादा डांट मिलते हैं तो बचपना खराब हो जाता है, एकदम सनपतिया हो जाता है, पगला जाता है। तो इसमें क्या करती है माँ, इसको बार बार टोकने का काम करती है। अब इसमें वर्ड बाय वर्ड क्या कहा गया वो हम देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। डोंट दो शब्दों से मिलकर बना है, डू और नॉट। डू का मतलब होता है किसी चीज का करना, और नॉट मतलब नहीं। यानी अगर कहीं डोंट लगा है इसका मतलब ही हमें नहीं करना है। जैसे डोंट टॉक यानी बात मत करो। डोंट राइट यानी लिखो मत। तो दो शब्दों से मिलकर बना डू और नॉट को शॉर्ट में हम डोंट कहते हैं। डोंट बाइट। बाइट क्या होता है, जब हम दांत से कोई चीज काटते हैं तो उसको, जैसे मान लो आपके पास कोई सेब था, अब उसको आपने क्या किया, दांत से काट लिया। तो ऐसे जब दांतों से काटोगे तो उसको बाइट कहेंगे। अब कुत्ता काटेगा तभी बाइट ही होता है। ठीक है, इन्हें कहेंगे डॉग कट मी, डॉग बाइट मी। तो जो बाइट होता है, बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। चाहे फल काटो चाहे इंसान काटो, वो बाइट कहलाएगा। अब है क्या इसमें, डोंट बाइट। बाइट का मतलब दांत से काटना। योर नेल्स अमंडा। नेल्स मतलब नाखून। यानी फर्स्ट लाइन में जो अमंडा की मदर है वो कहती है डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, यानी अमंडा तुम अपने दांत से अपने नाखून को मत काटो। क्या नुकसान है इससे? गंदगी और बीमारियां। अगला क्या कहती हैं, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमंडा। कभी कभी आदतें क्या होती हैं कि कंधे को झुकाकर आराम से मरे मुर्दे की तरह बैठे रहते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, ये जो हमारी बैकबोन होती है इसका कनेक्शन सीधा हमारे ब्रेन से होता है। अब अगर एतबार है तो ठीक है, नहीं तो दो लोग आओ और एक को कह दो कस के घूसा बना पीठ पे मारे, 1 सेकंड के लिए आंख को बंद कर लेना। होता है ऐसा? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन ब्रेन से सीधा होता है। ठीक है, तो दूसरे लाइन, पहले लाइन में माता जी किस चीज के लिए टोकती हैं, नाखून के लिए, यानी ऐसा करो नाखून मत कर। दूसरे में डोंट हंच योर सोल्जर्स। हंच सोल्जर का मतलब होता है अपने कंधे को झुका करके सुस्त होकर के बैठना। हाँ, कि मत, उनकी माँ कहती है कि अपने कंधे को झुका करके मत बैठो। फिर क्या कहती हैं, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लचिंग का मतलब होता है सिटिंग लेजली, सुस्त होकर जब बैठते हैं तो उसी को स्लचिंग कहते हैं। हंच का मतलब होता है झुकाना, यानी वो कहती हैं कि कंधे को झुका कर मत बैठो। फिर कहती हैं स्टॉप दैट स्लोचिंग, मतलब तुम सुस्त मत रहो, आलसी आलस मत करो। एंड सिट अप स्ट्रेट। सिट अप स्ट्रेट मतलब सीधा बैठो। यानी उनकी माँ 3 चीजों के लिए टोकती हैं। पहला क्या टोक देती हैं, नाखून मत काटो। दूसरा क्या कहती हैं, कंधे को मत झुकाओ। तीसरा क्या कहती हैं, सुस्त होकर के मत बैठो। अब वो छोटी सी लड़की कोई जेंटल तो है नहीं हो कि बहुत बड़ी और परिपक्व है, उसके अंदर समझदारी हो। भाई बच्चे एकदम सीधा बैठ सकते हैं 90 डिग्री पे? नहीं बैठेंगे। तो ये क्या करती हैं, 3 चीजों के लिए टोकती हैं, नाखून मत काटो, कंधे मत झुकाओ, सुस्त होके मत बैठो। अब इनकी बातों को सुन करके जो ये लड़की होती है वो अब इमेजिनेशन करने लगती, कल्पना करने लगती। कल्पना क्या करती है, कभी तो वो कहती है कि मैं अनाथ होती, मतलब मेरे माँ बाप ना होते तो मैं बेहतर होता। इतना ज्यादा उसको टोक देते हैं कि उनकी, आमतौर पर पेरेंट्स का होना हमारी जिंदगियों में खुशियों की बात होती है। अब इनकी कीमत वही समझेगी जिनके पास पेरेंट्स नहीं। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, किसी चीज की कीमत हमें तभी पता चलती है जब तक वो चीजें मिली ना हो, या वो चीजें हमारी जिंदगियों से चली जाती। जब तक है उनकी कदर हमें पता नहीं चल सकती। माँ बाप की कीमत वही बता सकता है जिसको मिलने के लिए उनके कब्र तक जाना पड़ता है। जिंदा चीजों पर हमें कोई ना वैल्यू थी, ना है, ना रहेगी। तो ये कहती है मरीन जात में तो ठीक रहा अपनी माँ को। ठीक है, अब ये लड़की परेशान होकर क्या कहती है, देयर इज ए लैंग्वेड इमराल्ड सी।
लैंग्विड का मतलब होता है शांत, और इमराल्ड का मतलब होता है हरा, और सी का मतलब होता है समुद्र। यानी ये लड़की परेशान होकर के कहती है कि एक हरे कलर का शांत समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल का मतलब होता है तन्हा, इनहेबिटेंट का मतलब होता है निवासी या रहने वाली, और मी का मतलब मैं। ये लड़की परेशान होकर के कहती है कि एक हरे कलर का शांत समुद्र है जिसकी तन्हा निवासी अगर मैं होती, मतलब मैं घर छोड़ करके अगर मैं समंदर में जाकर के रहती तो मेरी जिंदगी यहाँ से तो अच्छी होती, कम से कम बार बार हमें टोकते ना। अच्छा, उनका टोकना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। दूसरे, अगर हमारे पास टोकने वाले हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है, जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी आज भी बर्बाद है। तो टोकने पर कभी भी हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर उन्होंने टोका है तो हमको साहिर्दय स्वीकार करें और पलट कर कभी जवाब देने वाले ना बने, चाहे वो टीचर्स हों चाहे पेरेंट्स हों। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि हम दो ही के सामने उलझते हैं, या तो टीचर्स या तो पेरेंट्स, और दोनों ही मजबूर होते हैं। किसी अनजान इंसान के साथ उलझ के देखो, अगर तुम एक बात बोलोगे तो पलट के थप्पड़ मारेगा, वही दिमाग ठिकाने आ जाएगा, कल वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वहां की मतलब एक हरे कलर का समुद्र है जिसकी तन्हा निवासी मैं होती। फिर कहा ए मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जलपरी, यानी ऐसी परी जो पानी में रहे उसको मरमेड कहते हैं। मरमेड ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है तैरना, और ब्लिसफुली का मतलब होता है खुशी से। यानी ये कहती है कि एक हरे कलर का शांत समुद्र है, इस घर में ना रहकर अगर मैं उस समुद्र की निवासी अगर मैं होती तो मैं उस जलपरी की तरह खुशी से तैरती आराम से। अब फिर देखिए इस पैराग्राफ में तो उसकी माँ ने नसीहत दिया, दूसरे पैराग्राफ में उसने तस्वीर किया कि अगर मैं एक परी होती तो मैं खुशी से जा करके हाँ नदियों में तैरती, हरे कलर का शांत समुद्र जहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगला, फिर इसकी माँ फिर कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा। अब होमवर्क आप जानते हैं घर का जो काम होता है जो कभी आपने ना किया ना आपको मिला वही होमवर्क है। ठीक है, अमंडा यानी उस लड़की का नाम है। तो डिड यू फिनिश, फिनिश का मतलब पूरा करना, होमवर्क यानी घर का काम। फिर उसकी माँ कहती है बेटा अमंडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। फिर कहती हैं डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, क्या तुमने अपने कमरे को तुमने साफ सुथरा कर लिया। अब हम दो वर्ड्स आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक होता है क्लीन, दूसरा होता है टाइडी। क्लीन का मतलब होता है साफ, और टाइडी का मतलब होता है व्यवस्थित। जैसे अब हम आमतौर पर जब घर पर आप पहुंचे तो पता लगा बैग को उठाकर बेड पे फेंका, कपड़े उतार कर कहीं और फेंक दिए, ठीक है, अब मोबाइल उठाकर किचन में रख दिया। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, जो चीज़ें जहाँ की रहती हैं वहाँ नहीं होकर के इधर उधर हम फेंके रहते हैं। इसकी माँ ने कहा डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, अमंडा तुमने अपने कमरे को साफ करके उसको व्यवस्थित किया कि नहीं किया। आई थॉट, अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ के लिए टोकी, होमवर्क के लिए। यहाँ पर किस चीज़ के लिए टोका इन्होंने, कमरे के लिए, कमरे को तुमने साफ सुथरा करके सही किया कि नहीं किया। फिर क्या कहते हैं आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा, अब शूज जानते ही हैं जूता। फिर कहती हैं मुझे लगता है, आई थॉट यानी ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते को तुमने साफ कर लेना, वो तुमने किया कि नहीं किया। क्या वो इतनी छोटी बच्ची इतनी प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है? नहीं, वो चिड़चिड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब लिटिल इस्तेमाल हुआ मतलब वो छोटे थे। अब आपने सीधा होमवर्क तो समझ में आता है, कमरा साफ करे जूते साफ करे, तो सारी चीजों को वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहती है तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, तुमने कमरे साफ किए कि नहीं किए, तुमने अपना जूता साफ किया कि नहीं किया। फिर अब इतनी बातों को सुन करके, तीन बातें सुनी, अच्छा एक सास माँ तीन बात कहा थी तो पगलाई जाती, वैसे आदत जाता। फिर ये इमेजिनेशन की दुनिया में जाती, फिर कहती है आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। अब अनाथ किसे कहते हैं, जिसके माँ बाप ना हो उसको हम अनाथ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, फिर ये कल्पना करती और कहती है आकाश में ऑर्फन होती यानी अनाथ होती, रोमिंग का मतलब होता है भटकती घूमती फिरती, और स्ट्रीट का मतलब होता है गलियों में। फिर ये लड़की इमेजिनेशन करते हुए कहती है आकाश में एक अनाथ होती और मैं गलियों में घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पैर, यानी ऐसा पैर जिसमें चप्पल जूते ना हो उसको हम बेयर फीट कहते हैं। तो ये लड़की फिर से कहती है काश मैं अनाथ होती, मैं गलियों में घूमती और मैं पैटर्न बनाती, पैटर्न यानी डिजाइन। जैसे कभी कभी होता है, कभी खेलने के लिए गए तो क्या करते हैं, ऐसे पैर किए और ऐसे एक राउंड लगाया ऐसे करके आराम से, और आराम से खेलने के लिए कुछ तैयार हो गए उसमें। क्या कहते हैं, कभी कभी बकरी चलाने देते तो मिट्टी का एक घर बनाने लगते हैं टाइम पास के लिए। ठीक है, तो ये कहती है अगर मैं अनाथ होती
तो मैं क्या करती, पैटर्न बनाती, मतलब एक डिजाइन बनाती। सॉफ्ट डस्ट, यानी डस्ट का मतलब धूल से, यानी मैं अगर अनाथ होती तो मैं गलियों में घूमती, गलियों में घूमने के बाद मैं क्या करती, धूलों से मैं डिजाइन बनाती विथ माई हस्ट फीट, अपने नंगे पैरों से, यानी पैरों में मेरे चप्पल होते नहीं, उसी से मैं डिजाइन बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, यानी जो खामोशी होती है वो सुनहरा होती है, बट द फ्रीडम इज स्वीट, लेकिन जो आजादी होती है और भी उससे अच्छी होती है। तो ये थी एक छोटी सी, मतलब इस चैप्टर का एक पूरा हिस्सा नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है जिसमें उसकी माँ इसको, बच्चे को टोकती है। इतना क्लियर है सबको? अब स्टॉप कर दो, क्वेश्चंस पे आते हैं, आ जाओ।